नारायण मूर्ति हो, नंदन नीलेकनी हो, धीरूभाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, तो बिलियनर कैसे बने? वो एनएससी पे लिस्ट किया तब बिलियनर बने। आपको बिलियनर बनना है तो आपको एनएससी पे लिस्ट करना पड़ेगा। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि आप धन लगा के और धन का उपार्जन कर सकते हैं। जब आप नौकरी करते हो तो आपको जो पगार मिलना है वही मिलना है, और साल के बाद हो सकता है आपको कुछ इंक्रीमेंट मिले, लेकिन जो प्रॉफिट बनता है वो उद्योजक का होता है। तो उद्योजक को एक अपसाइड मिलती है जो एम्प्लॉय को नहीं है। ऐसी जगह पे हम पहुंचे हैं कि जहां पर कम पैसे डाल के भी आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आपको बहुत पैसे बनाने होता तो बहुत पैसे पहले लगाने पड़ते थे। आज स्टॉक मार्केट के जरिए भारत सरकार ने रचना की है एसएमई सेगमेंट की स्टॉक एक्सचेंज में, कि जहां पर छोटे उद्योजक भी स्टॉक मार्केट के जरिए अपने जो पैसे चाहिए, कंपनी के खुद के पैसे, इक्विटी जिसको कहते हैं, वो जुटा सकते हैं और उससे अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज लक्ष्यवेध बिजनेस यात्रा 2025 जो पहले सप्ताह में 2025 के पहले सप्ताह में ही जो जिसका उद्घाटन हो रहा है आज, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक तरह से भारत में उद्योजक एक अलग ही प्राणी है। उद्योजक को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कई बार मैं खुद उद्योजक रह चुका हूं और मैं एक तरह से फेल्ड उद्योजक हूं, तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जो सक्सेस मिलता है, जिसको पहली टेस्ट में सेंचुरी बन जाती है, तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जो 10-15 बार फेल होकर वापस आता है, उसको थोड़ा ज़्यादा अनुभव तो रहता है, सक्सेस नहीं मिलती है। तो उसका एक जो उद्योजक रहता है वो कई बार बेचारा बड़ा मेहनत करता है, पैसे जुटाता है, कंपनी शुरू करता है, कोई पैसा देने को राजी नहीं है। एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी चाहिए, जो वेंडर है वो पैसे मांगते रहता है, जिनको सप्लाई किया है वो पैसा देता नहीं है। तो कई बार मैं कहता हूँ कि उद्योजक की लाइफ जो है भारत में बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके ऊपर और तरह तरह के इंस्पेक्टर और कौन कौन आ जाते हैं, कि उद्योजक का ऐसा है कि जैसे वो एक मूवी बना रहा है जिसमें डायरेक्टर भी वो है, म्यूजिक डायरेक्टर भी वही है, संगीतकार भी वही है, हीरो भी वही है, हीरोइन भी वही है, और कई बार दर्शक भी वही है, दूसरा कोई देखता भी नहीं है। लेकिन उद्योजक भारत में क्यों जरूरी है, और उद्योजक को कई लोग ये जो बैठे हुए हैं वो उद्योग क्यों करते हैं? इतनी मेहनत का काम है तो क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो है कि सबको लगता है कि भाई मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसके बाद जो अपसाइड मिलती है, जब आप नौकरी करते हो तो आपको जो पगार मिलना है वही मिलना है, और साल के बाद हो सकता है आपको कुछ इंक्रीमेंट मिले, लेकिन जो प्रॉफिट बनता है वो अधिक बनता है, जरूरत से ज़्यादा कई बार बन जाता है, तो वो जो है वो उद्योजक का होता है। तो उद्योजक को एक अपसाइड मिलती है जो एम्प्लॉय को नहीं है। एम्प्लॉय को सिर्फ एक तरह से लिमिटेड, उसकी जिम्मेदारी भी लिमिटेड है, उसका रिस्क भी लिमिटेड है, लेकिन उसका अपसाइड भी लिमिटेड है। दूसरा कि जब इतने साल हो गए, 1000 साल से हमारे पे अटैक हुए, हम एक तरह से हमें लूटा गया, और कैपिटल की कमी रही। कैपिटल म्हणजे जो धन की कमी रही। और जब मैं छोटा था तो मेरे दोनों माता पिता गवर्नमेंट में काम करते थे, और पूरे भारत में ऐसा ही था कि कोई पैसा ज़्यादा बनाया, या तो उसने कुछ क्राइम किया होगा, या तो उसका कोई पहले से उसके फादर ने क्राइम किया होगा तो उसको मिला होगा पैसा। ऐसे दो ही तरह के लोग होते थे जिनके पास पैसे होते थे, और सभी हम गरीबी में अच्छे थे। सभी बोलते थे वो अमीर है ना, वो खराब है, हम भले गरीब ही रहेंगे। तो वो हाल था। मैं तो गुजरात से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी हम लोग बात कर रहे थे कि महाराष्ट्रियन व्यक्ति उद्योग करना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को लगता है कि गुजरात में ज़्यादा लोग उद्योग करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं। हम वैसे ही थे जो आप हो, क्योंकि
अल्टीमेटली कोई भी स्टेट में उतने ही लोग उद्योग कर सकते हैं, बाकी सबको तो नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन जो कैपिटलिज्म का एक फ्रेमवर्क आया कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि आप धन लगा के और धन का उपार्जन कर सकते हैं, पैसा लगा के, ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा का बना सकते हैं। तो वो कैपिटलिज्म का मतलब, कैपिटल वर्ड कहां से आया? कैपिटल जो शब्द है, आपने जीडीपी पर कैपिटा सुना है, लेकिन आपने कैपिटल पनिशमेंट में सुना है? कैपिटल पनिशमेंट का मतलब गर्दन काट के। तो पहले जमाने में धन क्या होता था कि धन का मतलब था जिसके पास ज्यादा बकरी होती थी, गाय होती थी, भैंस होती थी, घोड़े होते थे, तो उनके पास जितने ज्यादा हेड्स होते थे, स्लेव्स होते थे, तो इसलिए जिनके पास ज्यादा लोग होते थे, ज्यादा पशु होते थे, तो ज्यादा चीज का वो प्रोडक्शन कर सकते थे, इसलिए वो उसको धनवान मानते थे और वो नई चीजें प्रोड्यूस कर सकता था, नए घोड़े भी बनेंगे, नए हाथी भी बनेंगे जैसे। तो इसलिए कैपिटल का मतलब है हेड, और जिसके पास ज्यादा हेड्स होते थे, जिसके अंडर में, वो ज्यादा धनवान माना जाता था। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक तरह से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, और लोग गांवों में से, यूरोप के गांवों में से भाग भाग के शहरों में गए और वहां पर गरीबी में जी रहे थे बहुत। जैसे आज हमारे वहाँ धारावी है, ऑफ कोर्स उसका भी एक जीर्णोद्धार हो रहा है, लेकिन तो उस समय 100 साल पहले, 150 साल पहले लंदन में भी आप पुराने फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत खराब परिस्थिति में लोग रह रहे थे। तो मैं भी सोचता हूँ कि यूरोप इतना अच्छा धनवान था, हमसे लूट के लेके गए, तो वहाँ के लोग भी ऐसे गरीब में जीते थे, लेकिन वहाँ पर फ्यूडलिज्म था। तो जो फ्यूडल लॉर्ड होता था, जमींदार, वो भाड़े पे देता था, किराए पे उगाने के लिए, और फिर वहाँ से ज़्यादा जो उपज आती थी वो खुद ही ले लेता था। तो इसलिए लोग वहाँ से भाग गए और फैक्ट्री में काम करने लगे। तो कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति था, वो जर्मनी से वहाँ गया था लंदन में, उसने देखा कि लोगों का शोषण हो रहा है, जो गरीब कामदार है उसका शोषण हो रहा है, क्योंकि वो मेहनत करता है और जो बड़ा धनवान व्यक्ति है और धन बना रहा है। इसलिए उसने कहा कि ये कैपिटलिज्म का मतलब है कि लोगों का शोषण करना। वो हकीकत नहीं थी, लेकिन एक कैपिटलिज्म नाम का एक वर्ड उसने इजाद किया, और उसके सामने, कैपिटलिज्म के सामने कम्युनिज्म, कि भाई हम ऐसी जगह की रचना करेंगे कि जहां पे जिसको जो करना है करे, लेकिन जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। अभी वो तो स्वर्ग में ही हो सकता है, और पता नहीं, सभी को पता है ना, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए और जिसको जो नहीं करना है वो नहीं करे। जिसको जो करना है करे, उसका मतलब वो भी है कि जिसको नहीं करना है मत करे, तो कौन करेगा। लेकिन वो एक फ्रेमवर्क बना कैपिटलिज्म का कि कैपिटलिज्म खराब है। और वैसे ही जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे पास कैपिटल की कमी थी और बहुत कम लोग, टाटा बिरला वैसे लोगों के पास धन था, तो वो लोग पैसा डाल करके और पैसे बनाते थे। हम सब नौकरी कर सकते थे ज़्यादा ज़्यादा, या तो खेती कर सकते थे, अपना जो भी आर्टिजन्स थे, जो कोई लुहार होगा, कोई सुथार होगा, वो अपना अपना काम करते थे। धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का एक सैलाब आया। 1991 में वैसे ही हम बैंकरप्ट हो गए थे। आज पिछले सप्ताह आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, तो उस समय हमने कहा कि हम अभी लिबरलाइजेशन करेंगे। तो इसलिए हमने लिबरलाइजेशन भी किया, जिससे लाइसेंस वगैरह चला गया। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा लाइसेंस क्या होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सैलाब आता गया, और अभी ऐसी जगह पे हम पहुंचे हैं कि जहां पर आपको कम पैसे डाल के भी आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आपको बहुत पैसे बनाने होता तो बहुत पैसे पहले लगाने पड़ते थे, बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती थी, तब जाके आप कुछ उत्पाद कर सकते थे, उसमें से आपको कुछ और मिल सकता था। आज तो 1990s में पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग बिजनेसमैन नहीं थे, जो लोग ट्रेडिशनल, जो हम वैश्य कम्युनिटी कहते हैं, वहां से नहीं थे, वो लोग भी आए टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। उसमें से 2-3 नाम तो आपको भी याद होगा, नंदन नीलेकनी, नारायण मूर्ति। वो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से नहीं थे, वो इंजीनियर लोग थे, और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, हजारों लोगों को नौकरियां दी अच्छे पैसे की, और उनको फॉरेन भी भेजा, लेकिन खुद बिलियनर्स बन गए। तो उसको देख करके लोगों को पता लगा कि भाई हम भी अपने अक्ल का इस्तेमाल करके हम भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स था, न्यू उद्योजक, नए उद्योजक। उसके बाद नए नए लोग मेरी तरह आते गए कि भाई उनको देख के हमने भी सोचा कि हम भी कर सकते हैं। हम फेल हो गए, क्या हुआ, दूसरों ने हमको देख करके चालू किया, वो सक्सेस हो गए। तो ऐसे करते करते 3-4 जनरेशन आ गई पिछले 30 साल में। और छोटा सा पैसा डाल करके बहुत पैसा बना सकते हो अपने अक्ल से, अपने उद्योग से, अपने कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी की वजह से, अपने सॉल्यूशन देने की वजह से। तो ये जो चीज है वो पहले पूरे विश्व में कहीं नहीं था। पहले आपको पैसे बनाने होते तो बहुत पैसे डालने पड़ते थे, किसी के पास पैसा नहीं था, आज भी हमारे पास नहीं है। लेकिन आज छोटे पैसे डाल करके भी बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, बिनी बंसल का नाम सुना होगा, बाकी सबका नाम सुना होगा। तो जितने लोग अभी स्विगी का श्रीहर्षा अभी 1 लाख करोड़ का मालिक हो गया, तो कहीं ना कहीं उसने 10-12 साल पहले ही काम चालू किया था। ज़ेरोधा करके हमारा एक ब्रोकर है, 12 साल पहले ही उसने चालू किया था, कुछ नहीं था उसके पास। एनएससी के ही वेबसाइट पे एक अलग माध्यम से हम स्टॉक ब्रोकरों को अलाउ करते थे ऑर्डर राउटिंग करने का अपने कस्टमर के लिए। तो उसने नया मॉडल बना के आज लास्ट ईयर उसका कुछ 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था अकेली कंपनी का। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसे रोल मॉडल्स अपने वहां आते गए, और आज ऐसा लग रहा है कि जो चेंज कहां से आता है, वेल्थ कहां बनती है, कैपिटलिज्म का कैपिटल कहां से आता है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आता है। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई चीज नई शुरू करते हो वो भी टेक्नोलॉजी है। कोई चीज जो पुरानी होती थी उसको नए सिरे से चालू करते हो वो भी टेक्नोलॉजी है। कोई कंसेप्चुअल चीज है उसको भी टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी क्या होगी विश्व की? हम कहते हैं कि व्हील, पहिया, वो टेक्नोलॉजी थी नहीं। पहली टेक्नोलॉजी थी फायर को कैसे कंट्रोल करें। फायर तो पहले भी था, माने आदमी पैदा हुआ उसके पहले भी फायर था, अग्नि था, लेकिन उसको एक जगह पे शुरू करना जब चाहे, उसको कंट्रोल में रखना, उससे लोगों को कितना फायदा हुआ। जो समाज ने फायर को अपनाया उसने अच्छा काम किया, अपने लोगों के लिए बहुत भलाई का काम किया। जिसने नहीं अपनाया वो लोग गुलाम हो गए जिसके पास फायर था। तो धीरे धीरे करके फायर जो अग्नि लाखों साल में पूरे वर्ल्ड में पहुंचा। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, जैसे जीरो का भारत ने उत्पाद किया, तो जीरो या डेसिमल सिस्टम कहीं नहीं थी वर्ल्ड में, यहां से बाकी जगह पे गई। हमने कम उसका उपयोग किया, दूसरों ने ज्यादा किया, तो वो लोग आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं कि आप उसको इन्वेंट करते हो तो आप ही उसमें से बेनिफिट ले सकते हो, दूसरे भी ले जाते हैं, और वो अच्छा उसका यूज करेंगे तो वहां से चले जाएगा। बट टेक्नोलॉजी का जो व्याप होता था धीरे धीरे होता था, तो हमें पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी की वजह से वेल्थ बनती है, कैपिटल बनता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया अराउंड 200-300 साल पहले, और उसमें यूरोप में उतनी वेल्थ बनी जो पिछले 10,000 साल में नहीं बनी थी। उसके बाद लोगों को पता चला कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चेंजेस आते हैं, वेल्थ बनती है। और फिर भी बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता था, तो इसलिए भारत जैसे देश में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इवन आज़ादी के बाद भी। लेकिन आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जो वेग है, जो वेव्स आता है टेक्नोलॉजी के, वो अभी फास्ट और फास्ट हो रहे हैं। तो जो पहले 200 साल में होता था अभी 50 साल में होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी 150 साल पहले किसने उसका इजाद किया, आज भी हम कई कहते हैं कि भाई ये गांव में इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई है, तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। फिर कार्स को भी लगा 100 साल, टेलीविजन को लगा 60 साल, मोबाइल को लगा 30 साल, और टिकटॉक को लगा 1 साल। तो टेक्नोलॉजी जो है तेजी से वेव्स में आती है, और वेव्स बढ़ रहे हैं फास्ट। तो मेरा ऐसा मानना कि अगले 50 साल में इतना वेल्थ बनेगा जो पिछले 10,000 साल में नहीं बना विश्व में। और वो वेल्थ कौन बना सकता है, वो टेक्नोलॉजी कौन
ग्रहण कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ग्रहण नहीं करोगे वेल्थ बनेगा, लेकिन आप देखते रह जाओगे, जो हमने पिछले 1000 साल में किया। तो टेक्नोलॉजी को ग्रहण कौन कर सकता है? कि जो समाज यंग हो, युवा हो, क्योंकि नए बच्चे को आप दो साल के बच्चे को आप अपना मोबाइल फोन दे दो, 5 मिनट में वो उसको खोल के जो भी उसको करना है कर देगा। मेरे को बताओ, मेरे इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे उसमें। तो जो यंग लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी को ग्रहण करते हैं। और आज आप देखेंगे डेमोग्राफिक्स की वजह से, तो विश्व में जापान से शुरू करते हैं, तो जापान ओल्ड हो चुका है, चाइना सडनली ओल्ड हो गया एक 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। इंडिया है, अपने इर्द गिर्द भी देश है जो यंग है, लेकिन इंडिया एक ही देश है जो फ्यूचरिस्टिक है। ऑलरेडी हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी के, जो आज विश्व में हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को अधीन देश है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। बाकी हमारे इर्द गिर्द जो देश है यंग है, लेकिन वो पीछे देख रहे हैं, 1600 साल पहले कोई किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ओल्ड हो गया, अमेरिका ओल्ड हो जाएगा हम नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि कौन देश है कि 17% हमारी विश्व की जितनी आबादी है उसका 17% हम लोग है, लेकिन 20 से ज्यादा प्रतिशत युवा लोग भारत में है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारा $3000 पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम सिर्फ $3000 है। अमेरिका का 65 से ज्यादा है, यूरोप का 50 से ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा वेल्थ कहां बनेगा? जो देश में टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के अधीन हो और नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हो, एक्सपेरिमेंट करता हो, और उसके लोग खुद को कुछ अच्छा करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। ऐसा नहीं कि हमारे में भक्ति नहीं है, हमारे में भक्ति भी है, लेकिन जो शक्ति है हमें मालूम है कि बाहर से लानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी लोग आज मेहनत करने को तैयार है। इसलिए आज जो एक संयोग हुआ है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अगले 50 साल में बहुत वेल्थ बनेगी, और छोटा पैसा डाल के, बहुत कम पैसा डाल के आप बहुत अधिक पैसा बना सकते हो। हमने बहुत देखे पिछले 30-40 सालों में, जोमेटो वाले आ गए, माने लिटरली नायका के लोग आ गए, कितने ब्रांड्स देखे होंगे जो एक व्यक्ति 50,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का मालिक भी हो गया। बैंकिंग सिस्टम में आ गए कोटक वगैरह। तो पहले नहीं थे ये लोग, छोटा सा अमाउंट डाल करके अपने कोऑर्डिनेशन की वजह से, अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग बड़े बने। आप भी बड़े बने सकते हो, लेकिन फिर भी छोटा सा एक पैसा तो जरूरत पड़ेगा। क्योंकि एक पैसे नहीं है तो कौन देगा आपको पैसा? तो पहले तो हम जो धीरधार का धंधा करते थे, सराफ थे, उनके पास जाते थे। अब बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंक के पास हम जाते हैं तो बैंक कहेगा कि आपको डेट इक्विटी के लिए हम आपको 2 करोड़ का ऋण देंगे, तो 1 करोड़ आपके पास चाहिए। अभी 1 करोड़ का किसके पास है? बहुत कम लोगों के पास है। तो इसलिए आपको इक्विटी की जरूरत पड़ती है, खुद के पैसों की, कंपनी के। तो इसी की वजह से आज स्टॉक मार्केट के जरिए भारत सरकार ने रचना की है एसएमई सेगमेंट की स्टॉक एक्सचेंज में, कि जहां पर छोटे उद्योजक भी स्टॉक मार्केट के जरिए अपने जो पैसे चाहिए, कंपनी के खुद के पैसे, इक्विटी जिसको कहते हैं, वो जुटा सकते हैं और उससे अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप पैसे किसी से लेते हो तो आपके भागीदार बन जाते हैं, या तो आपके लेंडर बन जाते हैं या तो आपको भागीदार बन जाते हैं। इक्विटी देने से आपके भागीदार बन जाते हैं, और जो आपको लैंड करते हैं बैंक, तो आपके एक तरह से लेंडदार बन जाते हैं, लेंडर बन जाते हैं। तो भागीदार बन जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? क्योंकि वो जो कोई व्यक्ति जम्मू में बैठा हुआ है, कोई डिब्रूगढ़ में बैठा हुआ है, जो कभी आपकी कंपनी में, थाना में, भिवंडी में लगाई हुई है, वो कभी देखने आने वाला नहीं है, लेकिन वो जो व्यक्ति 1000 रुपया आपकी कंपनी में भागीदार बनता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि और प्रॉफिट बने। प्रॉफिट बनता है तो आप खुद ही ना सरका लो, लेकिन सभी भागीदारों में थोड़ा थोड़ा बांटो। तो वो जो चीज है उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटे उद्योग भी बहुत बड़े बन सकते हैं, उनको इक्विटी की जरूरत पड़ती है, वो आज स्टॉक मार्केट के जरिए आप ले सकते हो। 2012 में पहली बार एसएमई सेगमेंट में एनएसई पे छोटे उद्योग को फंड रेज करने की परमिशन मिली,
12-13 साल हो गए, 2025 हो गए तो 13 साल हो गए, उसमें करीब 600 कंपनियों ने पैसे रेस किए, एवरेज 15-20 करोड़ पर फंड रेस किया है। 5-6 करोड़ भी किया हुआ है, 2-3 करोड़ भी किया हुआ है किसी ने। 2-3 करोड़ में आज थाना में 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं आता है, लेकिन लोग दूसरों से जुटा के जाते हैं पैसे, और अच्छा भी किया है। माने बहुत उनको रिटर्न्स भी मिला है जिन्होंने भागीदारी करी है, जिन्होंने उनके कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो वो कंपनियां आज, वो 576 कंपनी उन्हें लिस्ट किया हुआ है एसएमई में, और बीएसई पे आप देखेंगे तो और 500 कंपनियों ने लिस्ट किया हुआ है। तो करीब 1100 कंपनियों ने टोटल लिस्ट किया हुआ है, और एवरेज 8 से 10 करोड़ पिछले 13 सालों में उन्होंने जुटा है। करीब 15,000 करोड़ लोगों से लिया हुआ है, और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज 3 लाख करोड़ हो गए हैं। उनको आप पे भरोसा है, आप पैसे मांगने जाओ आपके भाई के पास भी, वो भी नहीं दे सकता है, लेकिन कोई दूसरी जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको पैसा देगा। 11 करोड़ लोग आपके सपनों में आज भागीदार बनने को तैयार है। आप उद्योजक हो, आप ज़्यादा पैसा बनाने के लिए उत्सुक हो, आपके पास प्लान है, आपके पास स्टोरी है, तो स्टॉक मार्केट में आइए। कई बार मैं पूछता हूँ कि नारायण मूर्ति हो, नंदन नीलेकनी हो, धीरूभाई अंबानी हो, रतन टाटा हो, तो बिलियनर कैसे बने? वो एनएसई पे लिस्ट किया तब बिलियनर बने। तो आप में से किसको बिलियनर बनना है? बहुत कम लोगों को इच्छा है बिलियनर बनने की। तो आपको बिलियनर बनना है तो आपको एनएसई पे लिस्ट करना पड़ेगा। तो आप आइए, लिस्ट करिए, और अपने आप को आगे बढ़ाइए, लेकिन देश को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि उद्योजक एक ही व्यक्ति है जो जॉब्स क्रिएट कर सकता है। आज हमें जॉब सीकर की जरूरत नहीं है, जॉब गिवर की जरूरत है, जो आप बन सकते हो। मेहनत का काम है, लेकिन आइए, खुद को आगे बढ़ाइए, भारत को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।